हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ये पेपर है एस्टेट का पेपर है, ये है सेट डी 2019 का। ये लास्ट ईयर का है। अभी जैसे एस्टेट के फॉर्म फिल किए जा चुके हैं और अभी एग्ज़ाम डेट प्रोबेबली जनवरी में बोल रहे हैं कि जनवरी तक पेपर हो जाएगा। तो आप एक बार ये प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर एनालिसिस करके जाइएगा, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो सेक्शन करेंगे वो करेंगे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। साइकोलॉजी का सेक्शन रहेगा मेनली। मैं आपको इसमें आंसर बताऊंगी कि हमारी जो एचटेट की ऑफिशियल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर था किस क्वेश्चन का। ये एग्ज़ाम है 2019, सेट है डी, लेवल फर्स्ट के लिए है, 1 to 5th क्लास के लिए, पीआरटी सेक्शन के लिए है ये एग्ज़ाम। तो इसमें जैसा कि आपको पता है, अगर आप एस्टेट दे रहे हो तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देख लीजिए, लेवल फर्स्ट लिखा है कक्षा 1 से 5 के लिए। भाग 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 1 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड जो हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी से आता है पेपर। 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 इंग्लिश के होते हैं और 15 होते हैं हिंदी के। फिर आता है जीके, सामान्य अध्ययन, 61 से 90 तक यहाँ के होते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें आपको रीजनिंग दी जाती है और थोड़ा सा एप्टीट्यूड दिया जाता है, मैथमेटिकल से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर तार्किक अभिक्षमता रीजनिंग होती है, सामान्य ज्ञान यहाँ पर जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 4 में गणित होगा, यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे गणित के। और भाग जो 5th पार्ट है, वहाँ पर आपका इन्वायरमेंट पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 30 मार्क्स का साइकोलॉजी होता है, ठीक है। यहाँ पर 15 मार्क्स के 2 पार्ट में हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है। और फिर जो ये सामान्य अध्ययन लिखा है 61 से 90 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के यहाँ पर 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स नहीं है। और यहाँ पर जो एप्टीट्यूड है, थोड़ा सा मैथ का, मैथमेटिकल सेक्शन से भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे। और जीके के, आपको जीके में ये लगा लो कि हरियाणा जीके पूछी जाती है और यहाँ से अदर जीके सेक्शन या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है। मैं आपको यहाँ पे 1 से 30 तक के क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। पहले साइकोलॉजी पार्ट करेंगे, तो चलिए मैं लेके चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट क्वेश्चन था, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये परिभाषा किसने दी है? परिभाषा जरूर पूछी जाती है, डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो एक बार तो लर्निंग का, इंटेलिजेंस की ये परिभाषा जरूर करके जाएगा। और मनोविज्ञान को किसने, आत्मा का विज्ञान किसने, चेतना का किसने, व्यवहार का विज्ञान का है, ये थोड़ा सा आउटर से जरूर पढ़ के जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट, वुडवर्थ यहाँ से है इसका एग्जैक्ट आंसर। वुडवर्थ ने कहा था सीखना विकास की प्रक्रिया है। कितने आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होता है? मतलब उसको पता चलता है कि भाई मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। तो 2 वर्ष की आयु तक लगभग पहचान हो जाती है बच्चे को कि वो बॉय जेंडर है या फिर गर्ल जेंडर है। एट व्हाट एज जेंडर आइडेंटिफाई इन द एस्टेब्लिश इन चिल्ड्रन, तो 2 ईयर्स आएगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन है? यहाँ पे इंग्लिश में देखें क्या लिखा है, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डन बाय स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट के द्वारा परफॉर्मेंस की जाती है फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ द यूनिट में यूजिंग क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड एम्प्लॉइंग मल्टीपल टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन इज नोन एज। अगर आप तकनीकी के लिए विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, तो ये किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? तो ये कहलाता है नियतकालीन मूल्यांकन। इसको कहते हैं नियतकालीन मूल्यांकन, पीरियोडिसिटी ऑफ द इवैल्यूएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन कौन सा है। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। देखिए ये भी स्टेटमेंट पूछ ली गई है कि ये किसने कहा है, तो ये कहा था स्किनर ने। स्किनर ने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, तो ये कहा था स्किनर के द्वारा।
नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि किसका जोड़ा मिलान सही नहीं है। बिलो आर द गिवन पेयर ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर एक्सपोनेंट्स। किसने कौन सी थ्योरी दी है, आपको ये चीज आनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। तो कौन सा मिलान सही नहीं है, हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। अनुकूलन या अनुबंध अनुक्रिया वुल्ड एवं रीड। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर और कॉलर ने। उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक, गेट्स, स्टीफन। पूर्ण मिलन सिद्धांत हल और स्किनर। तो देखिए ये जो है यहाँ पे जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था वर्दीमर, कॉलर और कोफ्का ने। उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक, गेट्स और स्टीफन ने। पूर्ण मिलन का सिद्धांत आपको पता भी होगा, रीइंफोर्समेंट पर जोर देते हैं स्किनर और हल ने दिया था ये। लेकिन अनुकूलन अनुबंधन क्रिया ये गुड एंड रीड ने नहीं दिया था। अनुकूलन का सिद्धांत गुड एंड रीड ने नहीं दिया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को सीसीई योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको पता होगा सीसीई में जो ग्रेड होता है तो वो होता है यहाँ पर C1। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा C1। इसमें आता है जैसे A1 B1 B2 C1 C2 ऐसे आता है। तो ये 100 में से उसने 47 ही नंबर प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड C1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे C2 होगा इसका आंसर, C2 होगा सिक्स्थ का, थर्ड होगा ये, सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा C2। काफ़ी कम अंक आए हैं उसके, 100 में से 47 ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है। क्या केंद्रीय होती है? अगर कहीं पे भी वाइगोत्स्की का नाम आए तो देख लीजिए इन्होंने भाषा और सामाजिक संस्कृति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। संकल्पना सीखने के लिए संस्कृति और भाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है, सेंटर माना है इन्होंने लर्निंग के लिए। तो संस्कृति एवं भाषा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है 3 वर्ष की आयु में लगभग बच्चा कितने शब्द सीख लेता है। तो ये इसका आंसर होगा लगभग 1000 शब्द सीख लेता है वो, यहाँ पे ये आएगा लगभग 1000 शब्द वो सीख लेता है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ द 8th क्वेश्चन। डिसलेक्सिया संबंधित है, ये आपको पता होगा, मानसिक विकार से पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि वो बी को डी बोलता है, ठीक है, वो भाषा को अच्छे से पढ़ नहीं पाता। सो दिस इज द नॉट मेंटल डिसऑर्डर, दिस इज द रीडिंग डिसऑर्डर। 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आंकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। संरचनात्मक आंकलन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या इसमें क्विजेज होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है या कन्वर्सेशन होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर कोई मानदंड संदर्भित परीक्षण नहीं होता है एफर्मेटिव टेस्ट में या फॉर्मेटिव टेस्ट में, ये समेटिव टेस्ट में होता है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आएगा थर्ड इसका आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से अपने माता पिता के लिए प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है। देखिए 11th का जो होता है ये होगा फोर्थ क्वेश्चन। आपको पता होगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण क्या होता है, ओडिपस जो होता है वो बॉय में होता है और इलेक्ट्रा जो होता है वो गर्ल में होता है। तो ओडिपस एक ग्रंथि होती है जिससे 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में विकास की वजह से अपने माता पिता के प्रति प्रेम होता है। लड़की जो है वो अपने पिता से प्रेम करती है और लड़का जो है वो अपने माता से प्रेम करता है। ये अपोजिट सेक्स होता है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है। सो ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज द करेक्ट आंसर है। 12th नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए अगर आप एक चीज को बार बार पढ़ रहे हो तो इस चीज को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, अनुदैर्घ्य अध्ययन। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अनुदैर्घ्य अध्ययन, एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक
प्रवाहिता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी या मेमोराइजिंग्स। तो 13th का क्वेश्चन है मेमोराइजिंग्स इज नोज द एलिमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी। क्रिएटिव होगा तो फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ओरिजिनलिटी होगी, लेकिन स्मृतिकरण जो इसको मेमोराइजिंग्स बोला है ये चीज़ नहीं होती है। सो 4th इज द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ द 13th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 14th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? मिलर और डोलार्ड ने अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार दिया है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर है कोरिलेटिव बिहेवियर, सहसंबंधात्मक व्यवहार। ये इसका प्रकार नहीं है मिलर और डोलार्ड के द्वारा दिया हुआ। सेम बिहेवियर, कॉपिंग बिहेवियर, मैच डिपेंडेंट बिहेवियर ये इसके एलिमेंट हैं या इसके टाइप हैं, लेकिन कोरिलेटिव बिहेवियर इसका टाइप नहीं है जो डोलार्ड और मिलर ने दिया था। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? 15th नंबर क्वेश्चन, आंतरिक अभिप्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रशंसा नहीं है, एंग्जाइटी होती है, नीड फॉर अचीवमेंट होता है, उपलब्धि की आवश्यकता के लिए करता है, लेवल ऑफ इंस्पिरेशन होता है, आकांक्षा का स्तर, लेकिन प्रेज यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है इसमें, ये इसका उदाहरण नहीं है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। किसने मानसिक आयु शब्द से पहले परिचित कराया? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं एल्फ्रेड बिने, थ्रस्टन, थॉर्नडाइक और गिलफर्ड। तो मानसिक आयु से सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया था एल्फ्रेड बिने ने। यहाँ पर एल्फ्रेड बिने इज द करेक्ट आंसर है। और ये वर्ड किसने दिया था? ये दिया था स्टर्न ने, टर्मन ने इसका यूज किया था। 17th नंबर क्वेश्चन, रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है? तो आपको पता होगा कि सब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी थी, तो इन्होंने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। नॉट हियर इज द एडोलसेंस, यहाँ पर चाइल्डहुड इज द करेक्ट आंसर। 17th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? वंशानुक्रम है, वातावरण भी है, परिपक्वता भी है, गाइडेंस कोई व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण या इंडिविजुअल डिफरेंस को गाइडेंस कोई इफेक्ट नहीं करता है। मैच्योरिटी करती है ऑब्वियसली, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी आल्सो आर द मेन फैक्टर ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बट गाइडेंस इज द नॉट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किस बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? अगर आपको क्रिएटिविटी लानी है अपने बच्चे में तो क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना ये नहीं होता, बच्चे के विचारों को सम्मान करना ये होता है, बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करना ये भी बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। तो यहाँ पर बच्चे की क्रियाओं को आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड को। तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही नहीं है? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको पता होगा जो विकास होता है प्रोक्सिडिमल या प्रोडिक्सिमल बोलते हैं उसको, सही नहीं है। निकट से दूर होता है, सर से पैर भी होता है, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया भी होती है, एनवायरनमेंट का भी होता है और हेरिडिटी का भी इंटरेक्शन होता है, लेकिन फुट टू हेड नहीं होता, पैर से सर नहीं होता। इसको मस्ताधोकुनमी कुछ बोला जाता है। तो पैर से सर नहीं होता, फुट टू हेड नहीं होता। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत का जो ये इन्होंने प्रोपाउंडर थे इसके, ये थे हार्वर्ड गार्डनर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। एस्टेट में हमेशा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछी जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट के पूछे ही जाते हैं कि ये किसने दिया है, इसके प्रोपाउंडर फाउंडर कौन है, या ये परिभाषा किसने दी है, ये कथन किसका है। तो ये चीज़ करके जाइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की अवस्था दी थी, मुखिया, गुदा और आइकॉनिक भी दी थी, लेकिन एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ, गुप्त अवस्था लेटेंसी दी थी, आइकॉनिक नहीं दी थी। यहाँ पर ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है, लेकिन आइकॉनिक स्टेज ये फ्रायड के द्वारा नहीं दी गई है। 4th इज द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ द 22 क्वेश्चन।
एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। मान लीजिए कि 4th क्लास का बच्चा है जो कि 10 साल का है, लेकिन वो अपनी ही आयु के बच्चों के कार्य करने में असमर्थ है, तो ये किस तरह का बच्चा कहलाएगा? मानसिक रूप से मंदित, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, मूर्ख, बेवकूफ या जड़। तो यहाँ पर जो 23rd का जो आंसर है ये थोड़ा एजुकेशनली क्या होगा? रिटार्डेड होगा। मोरॉन नहीं कह सकते क्योंकि पढ़ता तो है, इडियट भी नहीं है, वो पढ़ने के लायक नहीं होते या वो पढ़ नहीं पाते। मेंटली रिटार्डेड, मानसिक रूप से मंदित नहीं है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ होगा वो बच्चा, थोड़ा सा एजुकेशनली रिटार्डेड होगा। 23rd का सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। 24 नंबर पे देखते हैं, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि पहले से सीखे हुए संप्रत्यय और नियमों का परिमार्जन और विवर्धन करता है। अ स्टूडेंट इज ट्राई टू नॉलेज इन ए सच ए वे दैट ही शी इज ट्राई टू मॉडिफाई एंड इलेबोरेट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑलरेडी लर्न। जो उसने सीख लिया है उसमें क्या कर रहा है? संप्रत्यय और नियमों का परिमार्जन और विवर्धन करता है। तो दिस टाइप इज लर्निंग एज नॉन एज। इस टाइप की लर्निंग को कैसे लर्निंग बोला जाता है? इसको कोरिलेटिव लर्निंग बोला जाता है। कोरिलेट कर रहा है, कॉम्बाइन नहीं कर रहा है वो उसमें एक चीज में, सुबॉर्डिनेट भी नहीं कर रहा है। महाकोटि का उसने सीखा नहीं है, इतना तो वो नहीं पढ़ पाया है कि महाकोटि का सीख लिया है। सो कोरिलेटिव कर रहा है, वो अपना परिमार्जन कर रहा है और विविधता विवर्धन कर रहा है। सो सह संबंधनात्मक सीखना यहाँ पर 4th जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर। 25th नंबर क्वेश्चन देखिए, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी थी? जेंडर स्कीमा की थ्योरी का तो आपको पता होगा, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो अच्छे से पता होगा। जेंडर स्कीमा थ्योरी, स्कीमा एक वर्ड होता है जिसमें अगर बच्चे को कुछ नहीं मतलब वो किसी चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पा रहा है तो वो बड़ों की सहायता लेता है। सॉरी, ये नहीं है स्कीमा, वो जेडपीडी होता है। जेंडर का स्कीमा थ्योरी किसने दी है? जेंडर की जो स्कीमा थ्योरी दी है वो दी है यहाँ पर एस.एल. बेम ने। ध्यान रखिएगा, एस.एल. बेम। 3rd है इसका करेक्ट आंसर, एस.एल. बेम। जेंडर स्कीमा थ्योरी एक अलग थ्योरी, आप गूगल से सर्च करिएगा, इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धी कार्यक्रम नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द एनरिच प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, तो उनके लिए कौन सा यहाँ पर एनरिचमेंट नहीं है, कौन सा यहाँ पर कार्यक्रम नहीं है? पाठ्यक्रम में समृद्धि, वर्ग उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध या विशिष्ट आवासीय विद्यालय। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो विशिष्ट आवासीय विद्यालय नहीं है, क्योंकि हमें क्या है? समावेशी शिक्षा देनी है, सबको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, तो विशिष्ट आवासीय विद्यालय यहाँ पर 4th इज द करेक्ट आंसर है। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम क्या होता है? अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता, मतलब बच्चे जो है वो एज कंपैरिजन टू हिज पेरेंट्स वो थोड़ा लेस मेंटल एबिलिटी होता है। तो ये रूल क्या होता है? हेरिडिटी का कौन सा रूल होता है? तो ये होता है प्रत्यागमन का नियम। जैसे अगर माता पिता भाई बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन किसी का बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन इज द करेक्ट आंसर है 27th नंबर क्वेश्चन का। 28th क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समय काल क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड की जो लाइफ पीरियड होता है या टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 2 से 6। और लेटर चाइल्डहुड का क्या होगा फिर? 6 से 12, फिर आ जाएगा अडल्टहुड। ठीक है, तो 2 से 6, 3rd इज द करेक्ट आंसर है। एएमडी और एएमडी तथा एपीए के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालों का बुद्धि लब्धि प्रास क्या होता है? तो यहाँ पर होगा 20 से 35। 3rd इज द करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, अहम केंद्रिकता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? ईगोसेंट्रिसिज्म इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच इंटेलेक्चुअल स्टेज एज गिवन बाय द जीन पियाजे। यहाँ पर जो आंसर है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पर अहम केंद्रिकता हो जाती है, बच्चा ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, सिर्फ मैं ये चीज़ होती है, उसमें ईगो आ जाती है, तो यहाँ पर होगा
प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे ने ये स्टेज दी थी। सेंसरी मोटर 0 से 2, ये 2 से 6 थी। कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ पर अमूर्त संपर्क वो सीख लेता है, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है वो इस चीज़ को सीखने के काबिल। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। ये 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी से रिलेटेड, 2019 का पेपर है एस्टेट का, और आप इसको एनालाइज करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।